Hello, dear students. Myself Devendra Chaudhary, and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने कहा कि सर फोल्डिंग सिमेट्री को एक बार फिर से समझाइए, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है। तो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि भाई एक यहां से एक रेजिस्टेंस R ऐसे लगा हुआ है और सिमिलरली एक रेजिस्टेंस R ऐसे लगा हुआ है, ओके। और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस R कुछ ऐसे है और यहां पर एक रेजिस्टेंस ये भी है R। तो अब आप देखेंगे कि लेट सपोज कि ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, ओके। तो अब अगर हम देखें तो इस यहां पर अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर लूं ऐसा लाइक दिस, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया हूं। अगर मैं यहां पर एक प्लेन ड्रॉ कर लूं तो उस प्लेन के जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है, क्लियर है। ऊपर भी R और R2R है, नीचे भी R और R2R है। तो इस प्लेन, ये प्लेन हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। अब अगर जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है, इसका मतलब जैसा रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है वैसा ही रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन नीचे है, ओके। तो जितनी करंट इधर जाएगी, लेट से इधर गई करंट आई नॉट, उतनी ही करंट नीचे जाएगी। खेल यहां पर जो भी है वो करंट का है। तो जितनी करंट ऊपर जाएगी उतनी ही करंट नीचे जाएगी। अब अगर मैं यहां का पोटेंशियल मान लूं, कह दूं कि V नॉट है, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? V नॉट माइनस आई नॉट इंटू R। और यहां का पोटेंशियल कितना होगा? V नॉट माइनस आई नॉट इंटू R। तो अब देखिए आपकी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। और यही खासियत होती है फोल्डिंग सिमेट्री में कि जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब यहां का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो गए, है ना। आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई नॉट आर है, इसके अक्रॉस भी आई नॉट आर है, मतलब ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में कब होंगे? जब आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री यही कहती है कि जिनका पोटेंशियल सेम हो उनको आप जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद कैसा डायग्राम बन जाएगा? मतलब आप क्या कर दो, उसको फोल्ड कर दो। मतलब इस ऊपर वाले सर्किट को उठा के ऐसा फोल्ड कर दो नीचे की तरफ, यूं यहां पे। तो फोल्ड करने पे सर्किट बन जाएगा हमारा, ये तो ऐसा तो नीचे सर्किट था पहले भी। अब फोल्ड करने से ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे यहां पे, और यहां पर एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस यहां पे और आ जाएगा, ऐसा, क्लियर है। तो अब आप देखो ये R R R और R, देखो R इक्विवेलेंट कितना हुआ? R और R R बाई टू, R और R बाई टू, R बाई टू और R बाई टू दोनों सीरीज में, R इक्विवेलेंट कितना आया? R के बराबर। तो यहां पर आप देख सकते हैं R इक्विवेलेंट R के बराबर है। आप यहां पर भी देखेंगे तो R इक्विवेलेंट R ही आएगा। जैसे ये R और R 2R, R और R 2R, तो 2R और 2R कितना हो गया? R, है ना। तो ऐसे ही फोल्डिंग सिमेट्री काम करती है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे फोल्डिंग सिमेट्री में, उसको आप और अच्छे से ट्राई कीजिए। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं एनर्जी एंड पावर, ठीक है, ऑफ सर्किट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी एंड पावर। आप कुछ कुछ इससे वाकिफ होंगे अपनी 10th क्लास में, लेकिन अब सीरियसली इसको पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर को। तो जैसे एनर्जी, हमको पता है कि सर्किट में जब आप बैटरी लगाते हैं और रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होती है,
तो हीट कहां से आई? तो वो बैटरी से आई। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है, वो पावर होगी एंड ऑल दैट, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मान लो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक रजिस्टर की, ठीक है, या फिर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। ओके। अब जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहे होंगे, या देखो ओरिजिनल में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, लेकिन हम मानते हैं कि पॉजिट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं। तो करंट इधर फ्लो हो रही है, इसका मतलब कोई क्यू चार्ज इधर से उधर फ्लो हो रहा है, तो क्यू चार्ज यहां से यहां गया। अब यहां पे पोटेंशियल है VA और यहां पे लेट से पोटेंशियल है VB, और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो यहां पर इस चार्ज के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है? Q इंटू वी है, और जब यहां पहुंचा तो फाइनल एनर्जी कितनी है? Q इंटू VB। तो एनर्जी में लॉस कितना हुआ? एनर्जी लॉस वो हुआ आपका Q इंटू VA माइनस VB, ठीक है। आप VB माइनस VA लिख लोगे तो आगे माइनस साइन आ जाएगा, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। अब VA माइनस VB ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो ये एनर्जी लॉस हुआ Q इंटू VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसको लिख लेते हैं अपन V, और हियर इज Q। तो ये एनर्जी लॉस हो रहा है, ये एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब किस फॉर्म में जा रहा है? हीट की फॉर्म में, या फिर अगर ये बल्ब है तो बल्ब से हीट भी होगा, लाइट भी होगा, उसकी फॉर्म में जा सकता है। तो इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में लॉस हो रहा है। अब पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट d/dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो V तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं अभी, ठीक है। अगर पोटेंशियल चेंज होगा, देखो पोटेंशियल चेंज होता है आपका उसमें अल्टरनेटिंग करंट में, यहां पे हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो V कांस्टेंट है, तो V बाहर आ गया, और ये क्या बच गया? dQ/dt। अब dQ/dt क्या है? चार्ज Q फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रेट, और उसकी रेट किसके बराबर होगी? करंट के बराबर। तो पावर P इस रजिस्टर की कितनी आई? V इंटू आई। तो ये आप याद रखें कि किसी भी अप्लायंस की पावर क्या होती है? VI। पावर क्या होती है? V इंटू आई। भाई इसमें से एक चार्ज था, चार्ज इधर से इधर गया, तो चार्ज ने कुछ एनर्जी लॉस कितना किया? Q इंटू VA माइनस VB। और ये एनर्जी VA माइनस VB इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। मैंने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई, क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस कहीं और जगह लगा हुआ हो, बैटरी के बराबर उसके पोटेंशियल ना हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, VA माइनस VB किसके बराबर है? V के। तो मैंने उसको यूज किया, तो एनर्जी लॉस हो गया V इंटू क्यू, और पावर हो गई V इंटू dQ/dt। dQ/dt इज करंट फ्लोइंग इन दिस रजिस्टर। तो जितने भी अप्लायंस होते हैं उसकी पावर क्या होती है? VI। V है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और I इज करंट। ये सब उसी अप्लायंस के अक्रॉस बात कर रहे हैं। अगर बल्ब है, हीटर है, कुछ भी है, चाहे बैटरी है, ठीक है, तो वो कितना पावर आउटपुट देगा? VI। अब इसी फॉर्मूले को आगे और डिराइव कर लिया जाता है कि ओम्स लॉ कहता है कि V होगा आपके IR के बराबर, है ना। तो V को IR रख दो तो पावर क्या हो जाएगा? I² इंटू R।
है ना, चाहे आप इसका यूज कर लो या फिर I को V बाई आर रख दो तो पावर V स्क्वायर बाई आर, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं पावर से रिलेटेड। पावर मेनली आप फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे, VI, और ये फॉर्मूले भी कहां पर यूज होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं कि एक रजिस्टर है 2 ओम का और उसमें करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। तो अब ये पूछ रहा है कि एनर्जी जनरेटेड या फिर हीट जनरेटेड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी हीट जनरेट करेगा ये रजिस्टर। तो रजिस्टर की पावर कितनी है, I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर तो 9 इंटू 2 18 वॉट, वॉट पर सेकेंड, 18 वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतनी जूल वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है हीट की फॉर्म में। अच्छा, तो 1 घंटे में कितनी करेगा। अब देखो पावर क्या होता है, पावर होता है डी ई बाई डी टी, है ना। ये हमको मिल गया 18, तो डी ई कितना हुआ 18 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 18 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, तो 18 इंटू टी। अब 18 इंटू टाइम को रख दो आप 1 घंटा, तो 1 इंटू 60 इंटू 60, तो 18 इंटू 3600 जूल, इतनी एनर्जी ये 1 घंटे में डिस्पैच कर देगा। तो आप याद रखो पहली बात तो कि पावर क्या होता है डीई बाई डी टी, ठीक है। इससे आप नेट एनर्जी रेडिएट या हीट जनरेटेड इससे निकालें, क्योंकि यहां पावर कांस्टेंट है ना। लेकिन मान लो ये रजिस्टर वेरिएबल हुआ तो टाइम के साथ, मान लो करंट वेरिएबल हुई टाइम के साथ, जैसा अल्टरनेटिंग करंट में होगा, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन हमारे लिए यहां पर सिंपली हो जाता है कि एनर्जी या हीट कितनी जनरेट होगी, I स्क्वायर आर इंटू टी, क्योंकि हम I स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है बाहर हो जाता है और टी का एंड में इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप I स्क्वायर आर डी टी इसको इंटीग्रेट करेंगे किसी भी टाइम t1 से लेके t2 तक। तो ये एक अप्लायंस की बात हुई कि एक रजिस्टर है तो उसमें उसकी पावर कितनी होगी, उससे हीट कितनी जनरेट होगी। जैसे एक वेरिएबल करंट का अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जैसे दिस इज अ रेजिस्टेंस R और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ ऐसी है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें पूछा है कि फाइंड आउट हीट जनरेटेड इन 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल, है ना। तो अब यहां पर देखो करंट जो है ना वो साइनोसॉइडल फंक्शन है, मतलब वो कैसे वेरी कर रही है, t इक्वल टू 0 पे 0, फिर बड़ी आई नॉट हुई, फिर 0 हुई, फिर माइनस आई नॉट हुई, फिर 0 हुई। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, इसको SHM को कंप्लीट होने में 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये करंट है, तो हीट होती है डी बाई डी टी, दिस इज पावर, और पावर होती है I स्क्वायर आर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और इंटू आर, डी हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। तो इससे मेरे को हीट मिल जाएगी कि इसमें कितनी हीट फ्लो होगी एक कंप्लीट साइकिल में। गॉट माय पॉइंट। तो हम चर्चा कर रहे हैं एनर्जी पे और पावर पे, बने रहें हमारे साथ।
चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये जैसे करंट है और इस करंट के करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि इस रेजिस्टेंस से कितनी हीट फ्लो होगी इनफिनिट टाइम में। तो फिर से आप देखते हैं कि यहाँ पर करंट वेरिएबल है, तो डी बराबर आई स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 280 स्क्वायर किया है इंटू आर इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आई नॉट स्क्वायर और आर बाहर आ जाएगा, ई का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 280 और टी के साथ मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा और वो भी उल्टा होके, तो माइनस 2a बाहर आ गया और लिमिट कर दो 0 से इन्फिनिटी। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि रजिस्टर की पावर होती है वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बात आती है कि भाई हम जब हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो बिल किस चीज का आता है? क्या वो बिल करंट का आता है, या पोटेंशियल डिफरेंस का आता है, या फिर एनर्जी का आता है? किस चीज का बिल आता है? जैसे कहते हैं कि इस बार घर में हमारे 60 यूनिट आए हैं, तो ये यूनिट जो बता रहा है ये किसका मेजरमेंट है? तो पहली बात, जो हम बिल पे करते हैं वो बिल होता है आपका एनर्जी का, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। अब जैसे एक यूनिट का मतलब है कि इसको बोला जाता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1000 वाट का बल्ब, ठीक है, और इंटू आवर, और वो भी कितने घंटे? आप 1 घंटे तक। 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे चलाओ तो जितनी हीट आप कंज्यूम कर रहे हो, जितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, वो 1 यूनिट के बराबर है। अब जैसे हमारे घरों में आता है 100 वाट के बल्ब, तो 100 वाट के बल्ब आप कितने घंटे चलाओगे? तो 100, इसको 1 यूनिट बनाना है तो आप घंटे चलाओ, तो कितना हो गया? 1000 वाट और 10 घंटे मतलब आर, ये बन गया 1 यूनिट। मतलब 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलता है तो 1 यूनिट खर्च होता है, ठीक है। अब जैसे एसी में टन में होता है, अब टन का मतलब क्या होता है? 1 टन का मतलब कितना वाट? 1100 वाट। ये बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। एसी 1 घंटा चलती है, उतने में 1 यूनिट उड़ा लेती है। तो 1000 वाट और 1 घंटा चले तो अच्छा, एनर्जी कितनी हुई 1 यूनिट में? 1 यूनिट में कितनी एनर्जी हुई? 1000 वाट मतलब 1000, वाट मतलब जूल पर सेकंड, और 1 घंटा, घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो ये 3600 सेकंड, ये सेकंड से सेकंड गया, तो ये 30 × 10⁵ एनर्जी काफी ज्यादा है भैया, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आप 1 घंटे में कंज्यूम करते हैं अगर 1000 वाट के बल्ब से, तो वो 1 यूनिट कहलाता है। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब देखते हैं आगे कि बल्ब की रेटिंग और उसकी ब्राइटनेस। बल्ब की ब्राइटनेस, अगर उसकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा पावर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा। अब ऐसा नहीं होता है, आप जब मार्केट से बल्ब लाते हैं तो उस पर एक रेटिंग लिखी होती है। क्या, कैसी रेटिंग लिखी होती है? उस पर कुछ ऐसा लिखा होता है बल्ब के ऊपर,
यहां पे कुछ लिखा होता है और वो ये लिखा होता है कि 100 वॉट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। तो बेसिकली ये बल्ब एसी में काम कर रहा है, यहाँ पे बल्ब दोनों में सेम तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो आप एसी यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, वो ऐसे चम कर रही है ऐसे, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज यूज किया जाता है। इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि विच वन इज बेस्ट, 50 और 60। ठीक है, अच्छा हमारे देश में 50 हर्ट्ज यूज की जाती है। अब हमारे इंपॉर्टेंट की बात यह है कि ये बल्ब 100 वॉट का है, बशर्ते आप उसके अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल लगाओ। कितने वोल्ट का है? 100 वॉट। कब? जब आप उसके अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे। मतलब ये 100 जूल पर सेकंड से एनर्जी देगा। कब? जब आप उसके अक्रॉस 220 का वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे। तो क्या मैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस यहां पे फाइंड कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि पावर होती है VI स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर अपॉन आर। अब पावर आपको दी हुई है 100, और वो भी कब? जब V है 220। तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू आर। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया इस बल्ब का। तो पहली बात, आपको बल्ब का रेजिस्टेंस पता करना आना चाहिए, उस पे जो रेटिंग लिखी हुई है उससे, है ना। अब जैसे इसकी पावर कितनी है? 100 वोल्ट। कब? 220 वोल्ट पे। लेकिन अगर मैं इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे यूज करूं, सेम बल्ब मैंने कितना अप्लाई किया? आई अप्लाइड 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो अब इसकी पावर कितनी है? मतलब अब ये कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, कितनी हीट जनरेट कर रहा है? देखो ये करता 100 है, लेकिन कब? 220 पे। लेकिन अगर आपने 110 कर दिया तो कुछ कम करेगा। कितनी करेगा? तो अब जो पावर P डैश नहीं आप ये जनरेट कर रहा है एक्चुअल कंडीशन में, वो है V स्क्वायर अपॉन आर। और अब आपने V अप्लाई किया 110, तो 110 का स्क्वायर अपॉन आर। और R कितना है? R आपने इसके हिसाब से निकाल लिया जो उस पर रेटिंग लिखी हुई थी, वो थी 220 का स्क्वायर अपॉन 100, है ना। तो ये देखिए कितना आएगा P डैश। P डैश आएगा आपका 110 220, ये दो बार कट जाएगा, और 1/2 इज 1/4, 1/4 इंटू 100, तो कितना आया? 25 वाट। कहां 100 वाट और कहां अब 25 पे आ गया। देखिए भैया, आपने वोल्टेज आधी है, लेकिन पावर आधी नहीं, उससे भी आधी हो गई है, पावर और भी कम हो गई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इफ अप्लाइड वोल्टेज इज हाफ देन पावर ऑल्सो बी हाफ, नहीं, पावर हाफ नहीं होगी। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगी पावर, है ना। तो ये ऐसे डिपेंड करता है कि आप किसी भी बल्ब को कैसे हैंडल करेंगे। पहले तो उसका आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद आप उसकी पावर निकालेंगे, और जितनी ज्यादा पावर होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी वो लिबरेट करेगा। अच्छा, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 बल्ब हैं, ये तीनों बल्ब 220 वोल्ट के हैं, मतलब 220 वोल्ट आप इसके अक्रॉस लगाएंगे, लेकिन तीनों की पावर अलग अलग है। इसकी पावर है 100 वॉट, इसकी है 50 वॉट, और इसकी है 25 वॉट, है ना। और इन तीनों को आपने सीरीज में लगा रखा है कुछ ऐसे। और अब तीनों के अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी 220 वोल्ट की।
ये था 100 वॉट का, ये 50 और ये 25। अब क्या तीनों की पावर जितनी बताइए उतनी होगी? क्या इसकी 100 होगी? क्या 50 होगी इसकी? क्या इसकी 25 होगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तीनों 220 वोल्ट पे अपनी डेजिग्नेटेड पावर पे ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब आपने तीनों को सीरीज में लगा के अक्रॉस 220 लगा दिया, तो यहां पर कुछ डिफरेंस आएगा, यहां पर कुछ डिफरेंस आएगा, यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, और तो मिला के 220 होगा। इसका मतलब यहां पर 220 से कम होगा, और 220 से कम होगा तो इसकी पावर अब 100 से कम हो जाएगी। तो अब तीनों की पावर कितनी होगी, या फिर तीनों की ब्राइटनेस कितनी होगी? अगर तीनों को हम नाम दे दे, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं। तो पहले अपन ए को देखते हैं। तो पहले आप रेजिस्टेंस निकालो ए का, है ना। तो ए का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि पावर होती है आपकी वी स्क्वायर अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना? 220, तो पावर कितनी? 100, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ऐसे आप रेजिस्टेंस ऑफ बी देखो, वो कितना हो जाएगा? 220 का स्क्वायर अपॉन 50। और रेजिस्टेंस ऑफ सी कितना हो जाएगा? 220 का स्क्वायर अपॉन 25। ये तीनों के रेजिस्टेंस आ गए। अच्छा, अब तीनों में एक चीज कॉमन होगी, और वो चीज क्या होगी तीनों में कॉमन? करंट। तीनों सीरीज में, तीनों में करंट क्या बहेगी? सेम बहेगी। तो अब मैं तीनों में अगर करंट सेम है, तो अब इनमें मैं पावर जो इसकी लिखूंगा वो वी स्क्वायर बाय आर नहीं लिखूंगा, क्योंकि पोटेंशियल निकालना फिर मेरे लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी इसके अक्रॉस। मैं इसमें पावर लिखूंगा आई स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि तीनों में करंट सेम है, तो एक फैक्टर तो कम से कम सेम रहे, है ना। तो अब मैं तीनों में पावर लिखता हूं, तो पावर ऑफ ए कितना होगा? आई स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस, ए का रेजिस्टेंस कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन 100। पावर ऑफ बी कितना है? आई स्क्वायर, और बी का रेजिस्टेंस 220 का स्क्वायर अपॉन 50। और पावर ऑफ सी कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू सी का रेजिस्टेंस 220 का स्क्वायर अपॉन 25। तो अब बताओ कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है? तो देखो, आई सब में सेम है, आई स्क्वायर तो सब में सेम है, ठीक है। 220 का स्क्वायर ये भी सब में सेम है। अब यहां पर सी वाले में नीचे 25 है, ये 50 से डिवाइड कर रहा है, ये 100 से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सी की पावर सबसे ज्यादा है इस सर्किट में। इस सर्किट में एनर्जी पर यूनिट टाइम सी सबसे ज्यादा दे रहा है। हालांकि अगर 220 वोल्ट पे अप्लाई करोगे तो ए सबसे ज्यादा देगा, लेकिन आपने ये सर्किट लगाए, इस सर्किट में सी अब ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा है। तो यहां पर सी की पावर सबसे ज्यादा है, तो ब्राइटनेस का ऑर्डर भी क्या रहेगा? जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि कहां पर क्या यूज करना है। अब जैसे मान लो दो बल्ब हैं और आपने उनको पैरेलल जोड़ा हुआ है, ऐसे मान लो ये एक बल्ब है और एक और बल्ब है, और इसको आपने बैटरी से ऐसे जोड़ा हुआ है। ये बल्ब की ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है। ए की जो रेटिंग इस पे लिखी हुई है 220 वोल्ट और 100, और इस पे जो रेटिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है 220 वोल्ट और 50 वॉट। और अब आपने इसकी इन दोनों इस पे ये 220 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी। अब पूछा है कि किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो अब देखो, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 220, यहाँ पे भी 220,
यहाँ पे भी 220, यहाँ का 0, यहाँ का 0। तो अब दोनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पावर लिखो आप V²/R, है ना। तो पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पावर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है तो इसकी रेटिंग से देख लो आप रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100, इसका 220 का स्क्वायर अपॉन 50। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी पावर कम है, पावर कम ही दिखे 50 वॉट ही है। तो ये इसकी ब्राइटनेस कम होगी, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो यहां पर ब्राइटनेस बी की ज्यादा होगी ए से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे कुछ बल्ब्स ऐसे जुड़े हुए हैं, सारे बल्ब सेम है, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है, सबकी पावर सेम है। डेजिग्नेटेड पावर सर्किट में कितनी होगी वो अलग बात है। अब पूछा है कि इसका नाम दे दिया है 1, 2, 3 और 4। पूछा है ब्राइटनेस का ऑर्डर बताओ, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो सारे बल्ब अगर सेम है तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो पावर को हम क्या लें I²R, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब V²/R ना लें क्योंकि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं करंट निकाल सकता हूं आराम से। तो पावर होगी I²/R। अब जिसमें करंट ज्यादा होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो अब आप देखोगे इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगी वो 1 से तो होएगी फ्लो, 1 से तो होना ही पड़ेगा उसको। हाँ, यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी कुछ इधर चली जाएगी। तो पहली बात 1 में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगी तो 1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर अब 2, 3 सीरीज में है और 4 है पैरेलल में। लेकिन अब देखो आप कि 4 में रेजिस्टेंस कम है तो इधर करंट ज्यादा जाएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा यहां पे। तो करंट क्या होती है डेल्टा V/R। तो जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगी, तो इधर 2 और 3 में करंट कम जाएगी, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस R और R2R हो गया, इधर रेजिस्टेंस R है। तो इधर करंट ज्यादा जाएगी, तो इधर करंट ज्यादा जाएगी तो 4 का पावर भी ज्यादा होगा, क्योंकि पावर यहां पे I² में, करंट ज्यादा पावर ज्यादा। तो 1 के बाद करंट ज्यादा होगी 4 में। उसके बाद 3 और 2 में दोनों में करंट सेम रहेगी क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो 3 और 2 आप ब्राइटनेस बराबर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। आप अच्छे से प्रिपेयर करें इनको। ओके, अच्छा तो अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं आज। जैसे कि मान लो आपके पास दो बल्ब हैं, दिस इज बल्ब ए और इसकी रेटिंग दी है आपको 100 वॉट एंड 110 वोल्ट, एंड दिस इज वो बल्ब बी और इसकी रेटिंग दी है आपको 50 वॉट और 110 वोल्ट। अब आपने इन दोनों को सीरीज में लगाया है कुछ ऐसे, ये बल्ब ए और ये बल्ब बी। ओके, और यहां पर अब आपने लगा दिया 220 वोल्ट। ठीक है, और पूछा है कि विच बल्ब इज लाइकली टू बी फ्यूज्ड, विच बल्ब विल बी फ्यूज। बल्ब के ज्यादा अब इसमें से फ्यूज होने के,
तो हमें वो निकालना है। देखो बल्ब फ्यूज कब होगा, जब जैसे मान लो ये बल्ब 100 वॉट 110 वोल्ट पे देता है, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज आप 110 से ज्यादा कर दो तो ये फ्यूज होने के चांसेस हैं, या फिर इसमें जो डेजिग्नेटेड करंट है उससे ज्यादा आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट इसमें फ्लो हो गया तो ये फ्यूज होने के इसमें चांसेस हैं। तो पहली बात आप इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस आर ए कितना होगा 110 का स्क्वायर अपॉन 100 और आर बी कितना होगा 110 का स्क्वायर अपॉन 50। अच्छा, और अब इसमें करंट फ्लो होगी सपोज आई, ऐसे आई फ्लो होगी, तो ए के अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है 110, बी पे भी 110। अब अक्रॉस ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आई आर, आई कितना होगा तो आई होगा 220 अपॉन नेट रेजिस्टेंस आर ए प्लस आर बी, और आई कितना है 110 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर अपॉन 50, ये हो गया आर ए प्लस आर बी। तो ये हो गई करंट इनटू आर ए कितना 110 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम अगर बी के अक्रॉस निकालें तो बी के अक्रॉस क्या होगा 220 बटे इंटू बी का रेजिस्टेंस 110 का स्क्वायर अपॉन 50। तो अब आप देख लो इसमें कि आप अगर आप देखेंगे तो बी वाला ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी वाले का पोटेंशियल 110 से ज्यादा आएगा, लेकिन बी वाला 110 पे ऑपरेट करता है, 110 से ज्यादा होते ये क्या हो जाएगा ब्लोन आउट हो जाएगा, तो यहाँ बी के ज्यादा चांसेस है। तो जितना पोटेंशियल उसके ऊपर डेजिग्नेट उससे ज्यादा होते ही बल्ब फ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे और इसे मुझे भेजेंगे। इसमें इन एन इलेक्ट्रिक केटल देयर आर दो रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस से अगर यूज करें तो चाय बनती है 10 मिनट में, और अगर दूसरे रेजिस्टेंस को यूज करें तो चाय बनती है 15 मिनट। अब कितना टाइम लगेगा अगर हम दोनों को सीरीज में यूज करें और दोनों को पैरेलल में यूज करें, तो पहले का आंसर आएगा, आंसर मैं लिख देता हूं 25 मिनट, और दूसरे का आएगा पैरेलल में यूज करने पे 6 मिनट। ओके, सो इसे आप सॉल्व करें। ओके, अब चलते हैं हम, अगला हमारा जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है, वो है बैटरी। ओके, सो वी विल डिस्कस नाउ बैटरी। बैटरी क्या होती है, तो बैटरी पहली बात ऐसा एक केमिकल कंटेन्ड स्ट्रक्चर होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब बैटरी में बेसिकली एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज होता है, और उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब चार्ज लोअर टर्मिनल से हाई टर्मिनल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, पोटेंशियल बढ़ता है और चार्ज यहाँ पे एनर्जाइज हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बैटरी में जैसे ये हायर पोटेंशियल प्लेट है और ये लोअर पोटेंशियल है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे, सपोज HCl है तो इधर H प्लस आयंस आ जाते हैं और इधर Cl माइनस आयंस आ जाते हैं, इधर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और इधर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और इनके बीच में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब इस बैटरी का ये हो गया लोअर पोटेंशियल टर्मिनल और ये हो गया हायर पोटेंशियल टर्मिनल। हायर पोटेंशियल को हम बड़ी लाइन से बनाते हैं, लोअर पोटेंशियल को छोटी लाइन से। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहता है। अब इसमें से जब चार्ज इधर से यहां से एक Q चार्ज यहां तो आ गया, अब ये Q पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां से यहां रखेगा कौन,
बैटरी, है ना। तो बैटरी क्या करती है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखती है, तो बैटरी कुछ वर्क करती है और वो वर्क यहां पर चार्ज की एनर्जी में चला जाता है। यहाँ की अगर पोटेंशियल जीरो मान लो, यहाँ का पोटेंशियल V है, तो चार्ज के पास एनर्जी कितनी हुई, QV, है ना। तो यहां पर बैटरी ने कितना वर्क किया, QV। ठीक है। अब बैटरी में दो चीजें होती है, एक तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है EMF, और दोनों बहुत अलग है। ठीक है। अब समझना बात को कि क्या हो रहा है। जैसे यहां से एक चार्ज, पहले अपन इसको हटा लेते हैं यहां से, यहां से एक चार्ज यहां से उठा के बैटरी ने यहां रखा। ठीक है। मान लो बैटरी ने वर्क किया 12 जूल, बैटरी ने कितना वर्क किया, 12 जूल मान लेते। लेकिन जब चार्ज यहां पहुंचा तो एनर्जी जो थी चार्ज की, या फिर एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज, वो थी 10 जूल। और ऐसा होता है, बैटरी ने 12 जूल काम किया लेकिन चार्ज के पास एनर्जी कितनी आई, 10 जूल। तो ये 2 जूल एनर्जी कहां गई, बैटरी ने जो एनर्जी, ये कहां गया, ये लॉस गया आपका हीट में। क्यों, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब भाई ये देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसा तो है नहीं कि ये कैपेसिटर की प्लेट है और बीच में कुछ नहीं है, बीच में यहां पे भी कुछ आयंस होंगे, HC मॉलिक्यूल पड़े होंगे जो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, कुछ और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो जब एक चार्ज बैटरी उसको उठा के यहां रखती है यूजिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल, तो क्या होता है कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल बीच में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इनसे कॉलिजन हुआ इस चार्ज Q का, और कॉलिजन में उसकी एनर्जी लॉस हुई। और ये जो कॉलिजन है ये रेजिस्टेंस है, और इस कॉलिजन को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बैटरी यहां पर कितना वर्क कर रही है, 12 जूल, लेकिन 2 जूल किस में चला गया, इस कॉलिजन में, तो बाहर कितना मिला, 10 जूल। तो यहां पर बैटरी का वर्क कितना, 12 जूल। ये तो हो गया बैटरी ने इनपुट लगाया, बैटरी ने 12 जूल का काम किया, ये इनपुट है बैटरी का। आउटपुट कितना मिला, आउटपुट मिला 10 जूल। ये बाहर जो चार्ज गया उसका ये आउटपुट मिला 10 जूल, और लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 2 जूल। क्या हम यहां पर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बैटरी की, हाँ। इनपुट कितना है 12, आउटपुट कितना है 10, तो आउटपुट 10 बटे इनपुट 12 इंटू 100, लगभग लगभग ये 80% के करीब एफिशिएंट है बैटरी। अगर अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता इंटरनल, तो ये 12 जूल इनपुट देती, तो 12 जूल आउटपुट देती, 100% सक्सेसफुल बैटरी ये होती। तो यहां पर अब दो चीजें, इनपुट और आउटपुट। तो बैटरी में आप इस फिनोमिना को अगर आप समझ चुके हैं, तो बैटरी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है EMF, EMF इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शुरुआत में देखा गया कि चार्ज को बैटरी इधर से उधर रख रही है, इसका मतलब बैटरी कुछ फोर्स लगा रही है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया EMF। बेसिकली ये EMF फोर्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इनपुट है, किसका, बैटरी का। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय बैटरी on unit positive
charge in moving from lower to higher potential. ओके, तो बैटरी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क कर रही है? देखो, अगर मान लो बैटरी V वोल्ट, बैटरी ने वर्क किया मान लो Q इंटू डेल्टा V, है ना? तो Q है तो वर्क डन हुआ डेल्टा V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? EMF। तो EMF बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और अब इसको चार्ज आप 1 अप्लाई कर दो तो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये अब वर्क हो गया है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज हो चुका है, ये Q इंटू V। तो वर्क डन बाय बैटरी ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से बैटरी उस चार्ज को उठाएगी और हायर पोटेंशियल पे रखेगी, उसमें उसने जितना काम किया वो काम EMF है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा आता है बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये है आउटपुट, है ना। जैसे हमारा कि 12 जूल तो उसने काम किया, ठीक है। अब 12 जूल काम किया, मान लो 1 कूलम चार्ज था तो 12 वोल्ट EMF हो गया, और 10 जूल बाहर आया और 1 कूलम है तो 10 वोल्ट आउटपुट हो गया, है ना। और 2 वोल्ट यहां पर कौन खा गया? 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, है कि नहीं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आउटपुट। ओके, और ऐसा सिंबल बनाया जाता है बैटरी का, जैसे एक्चुअल बैटरी का सिंबल ऐसा होगा, ये बैटरी और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो बैटरी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इस ये पूरा एक कॉम्बिनेशन, ये पूरी बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं बाहर नहीं होता है, ऐसे होता है। अब मान लो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता यहाँ पे और आप एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड करते तो उसके अक्रॉस डिफरेंस कितना होता? इस कैपिटल R के अक्रॉस E। लेकिन अब E नहीं होगा, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से मान लेते हैं कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, कुछ तो करंट फ्लो होगा, I फ्लो हो रहा है, तो अब इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो मैं यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं 0, की डायरेक्शन में घटेगा तो यहां का हो जाएगा -IR, और यहां पर EMF E, तो यहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा E से, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा E -IR, तो यहां का पोटेंशियल E -IR, यहां का 0। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आया कितना आया? E -IR। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि E ये तो है EMF, IR ये लॉस हो गया यहां पे, तो E -IR ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आउटपुट है, ठीक है। और ये E क्या है? इनपुट है, और ये IR ये लॉस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बैटरी काम करती है, कुछ इनपुट रहता है, कुछ आउटपुट आता है, और कुछ बीच में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बैटरी पे फिर से चर्चाएं करेंगे। बैटरी का एक और वीडियो सेशन में कल ही डालूंगा, इसमें अलग से आप उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें बस एक बैटरी बचा है, बैटरी लगभग हो चुका है, और अब इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं बाकी। इसमें अब करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग फिनिश हो चुका है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो आप बैटरी को अच्छे से समझें, अपने नोट्स बना लें इसका, और NCERT बुक्स में से भी एक बार बैटरी को अच्छे से समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और EMF क्या होता है, ठीक है। क्योंकि EMF की जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हर जगह यही यूज होती है
कि पॉजिटिव चार्ज को आप लो से हाई रखने पे कितना वर्क कर रहे हैं, वो ईएमएफ होगा। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो जब उसमें देखेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ पर जैसे केमिकल्स हैं वो काम कर रहे हैं बैटरी में, वहां पर केमिकल्स नहीं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रहा है तो वो वहां का ईएमएफ होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजर टॉपिक रहेगा, तो इसको अच्छे से आप सॉल्व करें, अच्छे से आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।